हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमारे द्वारा 7 चैप्टर के अंदर अभी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर कि हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने टीपी, एपी, एमपी रेखाओं का परिभाषा सूत्र का अध्ययन किया था, तालिका का अध्ययन किया था और मैंने कुल उपयोगिता का कुल उत्पादन का चित्र भी आपको बताया था। आज मेरे द्वारा सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता के मध्य पाए जाने वाले संबंध को बताया जाएगा। तालिका में उसी तालिका का प्रयोग कर रही हूँ इस संबंध को बताने के लिए आपके, और चित्र भी आपको बनाकर बताऊंगी, जिससे आपको ये स्पष्ट हो कि उस दिन जो चित्र अधूरा रह गया था, जिसमें सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के वक्र नहीं बन पाए थे, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। आ जाओ बच्चों, एक बार फिर से अपनी तालिका के अंतर्गत कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन के मध्य संबंध, ये हमारा आज का टॉपिक है। तालिका के अंतर्गत हमने 4 कॉलम लिए हैं। पहला कॉलम हमारा श्रम का है। श्रम अल्पकाल के अंदर परिवर्तनशील साधन होता है। इसकी हमने 7-8 इकाइयाँ ली हैं और पहली इकाई एक भी श्रम की नहीं शो की हमने। जब एक भी श्रम नहीं लिया है तो हमारा कुल उत्पादन कितना है? 0। सीमांत उत्पादन कितना है हमारा? 5। जब एक इकाई का श्रम को लगाया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 5। 2 इकाई को लगाने पर 12, 3 इकाई को लगाने पर 21, 4 इकाइयों पर 28, 5 इकाइयों पर 30, 6 इकाइयों पर 30, 7 पर 28 और 8 पर 23 रह गया। फिर इसकी सहायता से हमने एपी निकाला। एपी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शन के अंदर लेबर का भाग दे दिया जाए तो आपके ईपी याद होती है। 0 में 0 का दिया 0 आ गया, 5 में 1 का दिया 5 आ गया, 12 में 2 का दिया 6 आ गया, 21 में 3 का दिया 7, 28 में 4। इस तरह से ये पूरा कॉलम हमारे द्वारा निकाला गया है। एमपी निकालने का फॉर्मूला होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। ये हमारा एमपी निकालने का फॉर्मूला होता है, या मार्जिनल प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो, सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन कितना है? 0। और इसके ऊपर कोई प्रोडक्शन है? कोई नहीं है, तो ये हमारा एमपी। जब शून्य श्रम है तो उस कोई श्रम जब लगाया नहीं गया तो उसका उत्पादन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट, श्रम लगाने पर, एक श्रम लगाने पर टोटल प्रोडक्शन कितना है? 5। और उससे पहले टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? TPN 5 इकाई, और TPN माइनस 1 कितना हो गया? 0। 5 और 0 का डिफरेंस 5, 12 और 5 का डिफरेंस 7, 21 और 12 का डिफरेंस 9, 28 और 21 का 7, फिर 30 और 28 का 2, 30 और 30 का 0, 28 और 30 का -2 और 23 और 28 का -5। ये इस तरह से हमारा प्राप्त हुआ है। पहले मैंने तालिका जब समझाई थी तब सीमांत उत्पादन लिखा था और टीपी निकालना बताया था। आज मैं तालिका को बता रही हूँ तो टीपी पहले लिखा है मैंने और एमपी निकालना आपको समझाया। अब इस तालिका का रेखागणितीय रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखो, यहाँ पर हमारे मैक्सिमम जो दे रखी है श्रम की इकाइयाँ 8 है। श्रम को हमने OX अक्ष पर लिया है परिवर्तनशील साधन के रूप में। OY अक्ष पर हमारे कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत, गलत हो गया बच्चों, उपयोगिता नहीं है, सॉरी, उत्पादन है ये आपके। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और देन औसत उत्पादन। यहाँ पर बच्चों हमारे द्वारा टीपी, एमपी और एपी को लिया गया है। अब सबसे पहले हम कुल उत्पादन का वक्र बनाएंगे। 0 पर कितना दे रखा है? 0 ही दे रखा है प्रोडक्शन। एक श्रम की इकाई पर 5 दे रखा है, 1 पर 5, 4 से अधिक होगा। 2 पर 12 दे रखा है, 12 हमारे यहाँ पर है। 3 पर हमारे 21 दे रखा है, 21 हमारे 20 से अधिक होगा। 4 पर हमारे 28 दे रखा है, 28। 5 पर हमारे 30 दे रखा है, 32 से कम होगा। फिर हमारे 6 पर भी 30 दे रखा है, 7 पर हमारे 28 दे रखा है, 28 हमारे, इसे यहाँ पर आ गए हम,
पर हमारे 23 दे रखा है, 24 से कम। इन सारे बिंदुओं को मिलाकर जो वक्र खींचा जाए बच्चों, इसे टोटल प्रोडक्शन वर्क कर्व कहते हैं या टीपी के नाम से जाना जाता है। अब आपके एपी वक्र का निर्माण करते हैं। 0 पर आपके 0 दे रखी है, 1 पर आपके 5 दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? 5। 4 से अधिक हो गई, 5 आपके पहले भी यही था, यही बिंदु आएगा। फिर आपके 2 पर 6 दे रखी है, 2 पर 6, 5 के बाद 6। फिर उसके बाद आपके 7 दे रखी है, 3 पर 7। 4 पर आपके फिर से 7 है, 5 पर आपके 6 आ गई फिर से। फिर आपके 5 दे रखी है, फिर आपके 4 दे रखी है, और फिर आपके 2.9 या 3 के लगभग आपके दे रखी है। ये सारे बिंदु शून्य से मिलाए हैं बच्चों। खींची गई रेखा आपकी एपी रेखा कहलाती है या औसत उत्पादन वक्र कहलाता है। अब हमारे द्वारा एमपी वक्र का निर्माण किया जाएगा। एमपी वक्र के अंतर्गत श्रम को लेंगे और सीमांत उत्पादन को लेंगे। 0 पर 0 ही है, 1 पर 5 है, 5 बिंदु यही है। 2 पर हमारे 7 दे रखा है, 8 से कम है हमारे। 3 पर हमारे 9 दे रखा है, 8 से अधिक है हमारे। 4 पर हमारे 7 दे रखा है, 7 अपने इसी बिंदु पर आ गए। फिर आपके 5 पर 6 दे रखा है, 6 के लिए हम 6 के लिए हम फिर से 7 नहीं सॉरी 5 पर फिर हमारे 2 दे रखा है। 5 पर हमारे कितने दे रखा है? 2 दे रखा है। 6 पर हमारे फिर 0 हो गया, 7 पर हमारे -2 हो गया, और 8 पर हमारे -5 हो गया। -5 हमारे 4 से नीचे आएगा। ये सारे बिंदु जो 0 से मिल रहे हैं बच्चों, ये आपस में ये सीमांत उत्पादन का वक्र बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर हमें इस वक्र का निर्माण करने, इस तालिका का निर्माण करने के बाद इनके मध्य पाए जाने वाले संबंध का अध्ययन करना है। सबसे पहले मैं आपको टीपी और एमपी इन दोनों का संबंध बता रही हूँ। समझने का प्रयास करना बच्चों। टीपी और एमपी कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के मध्य संबंध। देखो यहाँ पर कुल उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। जिस बिंदु तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन जब प्रारंभिक अवस्था में अल्पकाल में स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है 0 से 1, 2, 3, तो हमारा सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है। कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ती हुई दर से देखो अच्छा 5 का दुगना क्या होता है? 10 होता है, लेकिन 10 से अधिक बढ़ा 12, फिर उसके बाद 5, 10, फिर 15 होना चाहिए था उत्पादन, लेकिन 21 हो गया। तो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, दुगना तिगुना से अधिक गति से उत्पादन बढ़ रहा है। मतलब जब प्रारंभ में जब सीमांत उत्पादन अपने धनात्मक होता है और अधिकतम होता है, कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। इसे मोड़ बिंदु कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मोड़ बिंदु कहते हैं। जब सीमांत उत्पादन गिरने लगता है, धनात्मक तो है अभी भी, धनात्मक मतलब 0 से ऊपर तो है, लेकिन गिरने लगता है तो भी कुल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। देखो बच्चों 21 से 28, यहाँ
डिफरेंस कितना था 9 का, यहाँ डिफरेंस कितने का रह गया 7 का, फिर 2 का ही रह गया। तो घटती हुई दर से कुल उत्पादन बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन घटता है लेकिन धनात्मक है, तो भी कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है, शून्य से मतलब 0 होता है, तो उस समय टीपी क्या होता है मैक्सिमम होता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, तो कुल उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों ये मैटर आपके बुक में पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है। 49 में ये वाला जो पैराग्राफ आपके दिया हुआ है सीमांत उत्पादन के बाद के नीचे का, इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नोट्स में मैंने अलग अलग कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन का संबंध और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के संबंध को समझाया। देखो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में 4 रूप में पॉइंटों में अध्ययन करते हैं। पहला, जब सीमांत उत्पादन तेजी से बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन गिरता है लेकिन धनात्मक है, तो भी कुल उत्पादन बढ़ता है लेकिन घटती दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, 0 से भी कम हो जाता है, माइनस में होता है, तो कुल उत्पादन में गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, सीमांत उत्पादन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन कुल उत्पादन कभी भी ऋणात्मक, शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा, वो हमेशा धनात्मक ही रहेगा। ये हमारे समझने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी आपके एपी और एमपी के मध्य संबंध। ये आपकी एपी रेखा है, यहाँ पर आपके एपी रेखा और एमपी रेखा के मध्य संबंध को मेरे द्वारा आपको समझाया जा रहा है। ये आपकी एपी रेखा है, ये आपकी एमपी रेखा है। देखो जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उससे अधिक तेजी से बढ़ता है। औसत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन उससे अधिक तेजी से बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, एपी और एमपी के मध्य संबंध। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन उससे अधिक तेजी से बढ़ता है। जब औसत उत्पादन गिरता है, जब औसत उत्पादन गिरता है तो सीमांत उत्पादन उससे अधिक तेजी से गिरता है। जिस बिंदु पर AP इक्वल टू MP हो जाते हैं, जिस बिंदु पर औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बराबर हो जाते हैं, उस बिंदु पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज फिनिश हो जाती है। इसे हम फर्स्ट स्टेज कहेंगे। जहाँ पर AP इक्वल टू MP हो जाते हैं, वहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम अल्पकाल में लागू होते हैं। बच्चों आगे मैं इसी टॉपिक को लूँगी। उसकी फर्स्ट स्टेज फिनिश हो जाती है। सीमांत 3 पॉइंट हो गए। जब औसत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन उससे अधिक तेजी से बढ़ता है। जब औसत उत्पादन गिरता है, सीमांत उत्पादन उससे अधिक तेजी से गिरता है। तीसरा पॉइंट, जब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो वहाँ पर उत्पादक की या फर्म की प्रथम अवस्था समाप्त हो जाती है। और चौथा पॉइंट है हमारे, सीमांत उत्पादन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं होगा। ये बच्चों पैरेलल हो जाएगा OH अक्ष के, लेकिन ये शून्य नहीं होता है। औसत उत्पादन
शून्य कभी नहीं होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हमारे द्वारा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन किया जाएगा। आपको ये टॉपिक फिर भी नहीं समझ आया हो तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।